बात छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी पर सियासत तेज हुई है। दिल्ली से लेकर रायपुर तक कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली में सीएम बघेल सहित कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र के इशारे पर सेंट्रल एजेंसियां विरोधियों को परेशान कर रही हैं। उधर बीजेपी भी पलटवार कर कांग्रेस को अपने दिन याद दिला रही है। लेकिन उधर छत्तीसगढ़ में हाल ही में कोयला चोरी के वायरल वीडियो के मामले में बीजेपी के नेता विधायक ओपी चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिस पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। अब कांग्रेस दिल्ली में जाकर कहती है कि पॉलिटिकल वेंडिटा के चलते राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं क्योंकि वो मुखर होकर सरकार पर हमले करते हैं। और इधर बीजेपी कांग्रेस से यही बात कह रही है कि आपने हमारे नेता ओपी को इसीलिए जेल में डालने की कोशिश की है, एफआईआर की है, क्योंकि वो आपके खिलाफ मुखर होकर आवाज बुलंद करते हैं। अब सवाल यह है कि देश में चल क्या रहा है? देश में न्याय चल रहा है या चल रहा है बदलापुर? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो सबसे पहले आपको दिल्ली से लेकर तमाम वो तस्वीरें दिखा देते हैं जिसमें किस तरह से कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को ईडी के समन का विरोध हुआ है। जरा वो तस्वीरें देखिए। कई कैमरों की नजर से हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें। ये देखिए, तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल, चंडीगढ़, पटना, रायपुर, अहमदाबाद, जयपुर, हैदराबाद, जम्मू और बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने राहुल गांधी को लेकर के। जो पूरा ईडी का मामला चल रहा है उसे लेकर के 12 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं देश का हाल। किस तरह से देश के कांग्रेसियों में उबाल था उस वक्त जब राहुल गांधी पेश होने जा रहे थे ईडी कार्यालय में। कांग्रेस आमने सामने है। छत्तीसगढ़ की सियासत भी इसको लेकर गर्म है। जी हां, सीएम भूपेश बघेल और एक्स सीएम रमन सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है और जब विपक्ष के लोगों पे छापा पड़ता बताया जाता बहुत बड़ा प्रकरण है, और वही नेता जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तब वो मामला रफा दफा हो जाता है। आश्चर्य होता है मुझे कांग्रेस के चरित्र को लेकर। ये वही कांग्रेस है जिसने ये भी देखा कि ईडी के बुलावे में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते मोदी जी को 2 बार बुलाया गया। आज इनके नेता यदि ईडी ने बुला लिया तो पूरे के पूरे प्रदेश भर को, देश भर में आंदोलन की बात कर रहे हैं। क्या मोदी जी के साथ कोई आंदोलन हुआ था? आज ये बात को देखकर यही लगता है कि चोर मचाए शोर, और भूपेश जी भी उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं उस प्रदर्शन धरना में। और आइए अब देखते हैं कि ओपी चौधरी को लेकर के किस तरह से सियासत हो रही है। इसमें भी रमन सिंह और सीएम भूपेश बघेल आमने सामने हैं। कलेक्टर रहे हैं और उसके बाद यह हथकंडा कि कोयला चोरी हो रहे पुराने 2 साल पुराने वीडियो को आप डालेंगे और कहेंगे कि ये 2022 का है, तो सीधा सीधा ये तो अपराध की ही श्रेणी में आता है। और यदि सामान्य नागरिक होता तो पर भी कार्रवाई होती, और चूंकि वो और जिम्मेदार हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं, तो उसका तो अपराध और बड़ा होता है कि आप जानबूझ के प्रदेश में इस प्रकार से वातावरण बनाना चाहते हैं। तो जो गलत साबित हुआ तो एफआईआर दर्ज होगा ही, उनको तो उनके खिलाफ तो और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और उसको बचाने के लिए रमन सिंह लगे हुए हैं। ओपी चौधरी ने सिर्फ और सिर्फ कोयला चोरों की तस्वीर दिखा दी। एक वायरल जो पहले से 6 महीने से वायरल हो रहा था एक सीडी, उसको जारी कर दिया। आज उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके प्रताड़ित कर रहे हैं। यानी कोयला चोरों को मत बोलिए। रायगढ़ में कल बड़ा प्रदर्शन हुआ और उसमें भी इनकी नाराजगी है कि प्रदर्शन ना हो। जब एक तरफ तुम प्रदर्शन करने जा रहे हो दिल्ली में, पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में तुम्हारे इस गलत नीतियों के खिलाफ यदि प्रदर्शन होता है तो तुम एफआईआर दर्ज करते हो। तो ये जरा वो तस्वीरें आपको दिखा दें जिन तस्वीरों की वजह से ओपी चौधरी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, पूर्व आईएएस रहे हैं और
विधायक के लिए चुनाव भी लड़ा था। ये वो तस्वीरें थी जिन्हें वायरल किया गया था और ये कहा गया था कि ये छत्तीसगढ़ के कोयला चोरी की तस्वीरें हैं। इसमें आप सैकड़ों लोगों को कोल खदान के अंदर जाकर के कोयला उठाते हुए, जिससे कि आरोप लगाए गए, चुराते हुए देख सकते हैं। और इन तस्वीरों ने पूरे देश में अपनी जगह बनाई थी और इसको लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर बहुत सवाल उठे थे। जाहिर सी बात है, इसको लेकर के अब सियासत गर्मा गई है और इसी को लेकर हमारे सवाल हैं। क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, आपको सवाल दिखा देते हैं। हमारे सवाल जुड़े हुए हैं इसी सियासत से। दिल्ली में राहुल पर कानूनी कार्रवाई का विरोध, छत्तीसगढ़ में विपक्ष पर एक्शन को सपोर्ट। राहुल ने पूछताछ जब कांग्रेस को नहीं जमी तो ओपी चौधरी पर एफआईआर को क्यों बताया सही। बीजेपी बोली चोर मचाए शोर, कांग्रेस बोली सेंट्रल एजेंसियों से विरोधियों को दबाने पर जोर। सियासी बवाल दिल्ली टू रायपुर, देश बदलने की कोशिश या बन रहा है बदलापुर। जी हां, देश बदलने की कोशिश हो रही है, जिसमें यह दिखाने की कोशिश है कि चाहे राहुल गांधी जैसा विपक्ष का सबसे बड़ा लीडर हो, वो भी कानून के सामने बराबर है, या फिर एक आईएएस, तमाम लोग जो हैं वो कानून के दायरे में आते हैं, या फिर ये एक बदलापुर की कोशिश है, यानी कि बदला लेने की साजिश है। इस पर बातचीत करने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। धनंजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। बीजेपी से वरिष्ठ नेता सुशांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी को आज हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में। राम अवतार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आता हूं धनंजय जी आपके पास। नरेंद्र मोदी जब पीएम नहीं थे तब उन्हें ईडी ने बुलाया था, देखिए ये बात कह रही है बीजेपी बार बार, और उनसे भी पूछताछ हुई थी, कई घंटे हुई थी। अब जब राहुल गांधी जी को किसी केस में बुलाया गया है तो पूरे देश में ये पॉलिटिकल टर्बुलेंस क्यों है? देखिए विलास जी, जब भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को भी ईडी ने बुलाया जी, तो भाजपा नेताओं को ये भी बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी को ईडी ने क्यों बुलाया था, किस मामले में बुलाया था, बुलाने की वजह क्या थी, ये भी इनको स्पष्ट करना चाहिए। और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को जो ईडी में बुलाया गया है उसके भी कारण इनको बताना चाहिए कि दोनों विषय में अलग अलग बात है। ईडी ने बुलाया ठीक बात है, और नरेंद्र मोदी जी को ईडी ने क्यों बुलाया था ये डॉक्टर गांधी उस बात को छुपा गए, और राहुल गांधी जी को क्यों बुलाया गया इसकी भी उनके पास तथ्यात्मक जवाब नहीं है। क्योंकि 2015 में भाजपा के नेता है सुब्रमण्यम स्वामी जी, वो एक मामला दर्ज कराते कोर्ट में, जिसमें बाद में जाकर सुब्रमण्यम स्वामी जी खुद उस मामले को वापस लेने की बात करते हैं। ईडी बोलता है कि हमारे पास पूछताछ के कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमारे पास कोई मामला नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कोई नहीं करेंगे मेरे साथी धनंजय ठाकुर जी, विषय की स्पष्टता के साथ शुरू हो गई इनकी। सुशांत जी एक बार आऊंगा, सुशांत जी आऊंगा इनके बेटे शुरू हो गई ना, ठीक है सुशांत जी आपके पास आ रहा हूँ। शुरू किया हूँ सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जमानत पर हैं। मैं बोलने शुरू किया। सुशांत जी आप अपनी बात कीजिएगा अपने टाइम पर। सुशांत जी ठीक है। सुशांत जी आप 1 मिनट, सुशांत जी आप 1 मिनट सर, मैं आऊंगा सुशांत जी आपके पास। मैं तो अभी तक चौकीदार ये झूठ बोल रहा है राष्ट्रीय चैनल पर, इनको तकलीफ शुरू मैं इस पर आपत्ति दर्ज करता हूँ। सच्चाई क्या है? संबंधित मामला न्यायालय में लंबित है, न्यायालय के विषय पर कोई टीका टिप्पणी अवैध न करें। तीन मिलाते हैं ना, समझ में आ जाता है कि तीन मिला नहीं रहा हूँ धनंजय जी, हाँ आपको आपकी असलियत बता रहा हूँ। ठीक है सुशांत जी 1 मिनट, सुशांत जी आपके पास आएंगे। सुशांत जी अभी तो भूमिका ही बंद रहेगी, आप 1 मिनट रुकिए। सुशांत जी अभी आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। सुशांत जी प्लीज। अभिलाष जी मेरी आवाज बढ़ाई है, मुझे आवाज कम आ रही है ना। सुशांत जी प्लीज आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं हम। धनंजय जी, धनंजय जी ठीक है आप बोलिए। धनंजय जी अपनी बात कीजिए, आप जल्दी से बात कीजिए सर। मैंने कहा ना जी, ईडी ने क्यों बुलाया? 2015 का मामला है जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी जी भाजपा के जो सर्वोच्च नेता हैं वो कोर्ट में मामला दर्ज कराते हैं, बाद में कोर्ट में मामले को वापस लेने की बात करते हैं। अरे आपके पास ईडी के बुलाने को सत्य तो है, कोई कारण तो होना चाहिए। उस विषय में आरोप लगा रहे हैं जिस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी खुद गुमराह है। ये कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड के मामले पर यंग इंडिया में इक्विटी दिया गया। अरे यंग इंडिया तो कांग्रेस पार्टी की एजेंसी है, कांग्रेस पार्टी का एनजीओ है, और नेशनल हेराल्ड भी कांग्रेस संगठन का ही मामला है। और हम तो ईमानदारी के साथ वहाँ पैसे ट्रांसफर किए हैं। और जब 90 करोड़ की बात होती है तो उसमें 64 करोड़ रुपए किनके खाता में गए ये भी सबको पता है कि वहाँ जो पत्रकार काम कर रहे थे, वहाँ के जो कर्मचारी है जिन्होंने वीआरएस लिया, ये 64 करोड़ उनके खाते में गए। बचे पैसा जो उसमें है ना, अभिलाष जी देखिए बड़े दुख से इसे है
कि भारत सरकार को नेशनल हेराल्ड ने पेमेंट ट्रांसफर किया कि बिजली का बिल है, ये हाउस का जो बिल्डिंग का जो लीज है उसका अमाउंट है और बिल्डिंग का एक्सपेंसर आती है। अब उसको बोलते हैं कि भ्रष्टाचार है, मतलब भारत सरकार को पैसा देना भ्रष्टाचार हो गया। ठीक है ना ठीक है ना धनंजय जी, देखिए ये तकनीकी चीजें हैं, मैं लेकिन ये बात जानना चाहता हूं कि जब राहुल गांधी के ऊपर केस होता है तो आपको लगता है पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है, बदले की सियासत हो रही है, ओपी चौधरी पर केस होता है तो आपको लगता है न्याय हो रहा है? बहुत सही बात बोला, इसका जवाब दे दूं? जी जवाब दूं मैं? हाँ मेरे पास ये ओपी चौधरी जी का जो समाचार है वो है, वो भी बहुत सारे इसी तरह छापा है। इसमें ये लिख रहे हैं कि यह दृश्य एशिया के सबसे बड़े कोल माइंस का, छत्तीसगढ़ कोरबा में से गेवरा माइंस का है। अब भाजपा के नेता बताया कि जो गेवरा में कोल माइंस है वो किसके अधीन है? वो आता है एसीसीएल के अंदर में। एसीसीएल किसका संस्थान है? वो है केंद्र सरकार का। उसकी सुरक्षा कौन करता है? सीआरपीएफ करते हैं और केंद्रीय बटालियन करते हैं। राज्य सरकार का कोई विषय नहीं है। अगर ओपी चौधरी कह रहे हैं वहाँ पे कोयला चोरी हो रहा है तो स्वाभाविक बात है उस नरेंद्र मोदी सरकार के सुरक्षा में चोरी हो रहा है। हम तो कह रहे ना वीडियो सत्यता बताइए ना। ठीक है सुशांत जी, नाउ योर टर्न। सुशांत जी के पास आ रहा हूँ। सुशांत जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। फैलाने काम है और अगर कोयला चोरी हो रहा है तो सुशांत जी की आवाज जरा दे दें अच्छे से। सुशांत जी से सवाल लेता हूँ सर। चोर मचाए चोर, सुन लीजिए ना, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जिस एसीसीएल खदान की ये बात कर रहे हैं वो एसीसीएल खदान। सुशांत जी की आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए। सुशांत जी की आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए प्लीज। एसीसीएल भारत सरकार चोर मचाए शोर, अपने गिरेबान पे झांकिए और माई पिल्ला जमानत पर हो और आप बात कर रहे हो ईमानदारी की। देश का दुर्भाग्य है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी आज एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सड़क पर है। ये दुर्भाग्य है देश का। धनंजय जी, और मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आता हूँ कि बदला दमन वो सच्चाई बता और रहे दमन हैं पर जो गलती की है भूपेश बघेल की पहचान। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके मंत्री जय सिंह अग्रवाल जब कलेक्टर पर आरोप ना ठीक है धनंजय जी प्लीज अब आप सुशांत जी को बोलने दीजिए। धनंजय जी प्लीज सुशांत जी को बोलने दीजिए। धनंजय जी आप सुशांत जी को बोलने दीजिए ना। धनंजय जी आपने अपनी बात कर ली। धनंजय जी आपने बात कर ली, सुशांत जी को बोलने दीजिए प्लीज। धनंजय जी प्लीज आप सुशांत जी को बोलने दीजिए। धनंजय जी आप सुशांत जी को बोलने दीजिए सर। सुशांत जी को बोलने दीजिए, आपकी बात हो गई, काफी देर आपने ले ली। सुशांत जी को भी वक्त दीजिए प्लीज। सुशांत जी बोलिए। पहली बात, एजीएल और यंग इंडिया के बीच में जो करार हुई उस पर 2000 करोड़ से अधिक की व्यवहारिक संपत्ति जो अचल संपत्ति है उसके हस्तांतरण के मामले में माननीय न्यायालय के समक्ष मामला लंबित है, जिस पर श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जमानत पर है, जिसके संदर्भ में एक पूछताछ की व्यवस्था बनाई गई है। काहे से मिलाए हुए बाबू? न्यायालय में मामला है, ईडी पूछताछ करने जवाब दीजिएगा। दूसरा प्रश्न, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड जिसके माध्यम से ये ईडी पूछताछ करी, उस पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? ये जवाब दीजिएगा। अब आता हूँ छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य। ये कोरबा का मामला है और मेरे साथी प्रवक्ता धनंजय जी को तक जानकारी का अभाव है कि पुलिसिया संरक्षण में जिस जिले में कोयला और डीजल चोरी के नाम पर गैंगवार हो रहा हो वहां की व्यवहारिक स्थिति क्या होगी मैं पूछना चाहता हूँ। ना सुशांत जी धनंजय जी एक मिनट। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? जिस जिले का मंत्री जिस जिले के कलेक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाता हो तो साफ सुन जाता है मंत्री को। सुशांत जी वीडियो की सत्यता तो साबित करनी पड़ेगी ना सुशांत जी। पत्रकारों के माध्यम से भूपेश बघेल जी कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई कीजिएगा, उदाहरण प्रस्तुत कीजिए आप, या तो अपने मंत्री बताइए। ठीक है चलिए राम अवतार तिवारी जी के पास चलते हैं। राम अवतार तिवारी जी के पास जा रहे हैं। राम अवतार तिवारी जी मुझे ये बताइए, सुशांत जी और धनंजय जी प्लीज। राम अवतार तिवारी जी मुझे ये बताइए, कांग्रेस कह रही है कपड़े फाड़ फाड़ करके कि देखिए राहुल जी निर्दोष है, उन्हें फंसाया जा रहा है। अगर निर्दोष हैं तो क्या क्रेडिबिलिटी हमारे इंस्टीट्यूशंस की इतनी कम हो गई है कि उन पर भरोसा नहीं है? इधर ओपी चौधरी ने जो वीडियो डाला उसकी सत्यता को लेकर के अब जब एफआईआर हो रही है तो बीजेपी कह रही है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। अगर उनके पास सत्यता दिखाने के लिए प्रूफ मौजूद हैं और वो साबित कर देते हैं कि ये वीडियो यहाँ का है तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो क्या ये हमारे इंस्टीट्यूशन के पॉलिटिकलाइज होने का एक प्रमाण नहीं है कि ना तो बीजेपी को राज्य सरकार की जांच एजेंसियों पर भरोसा है, ना कांग्रेस को केंद्र सरकार की? अभिलाष जी, आपने बिल्कुल सही दिशा में बात की है जी कि देखिए दोनों घटना हुई है। कोयला चोरी वर्षों से हो रही है, उस पर एक फिल्म बन चुकी है, कई बड़े तरीके से कोयला चोरी होती है, पहली बात। दूसरी बात कि जिस तरह ईडी और केंद्र सरकार के एजेंसियों के दुरुपयोग की बात आ रही है, वो भी देश भर में दिख रहा है। दोनों ही घटनाएं हो रही है। अब उसकी प्रस्तुतिकरण और उसमें राजनीति के आने के बाद जो बदलापुर की राजनीति के आरोप लग रहे हैं, तो इसमें ये चीजें देखा जाना चाहिए कि धीरे धीरे जो सरकार है, जो पार्टी सरकार में रहती है, वो पार्टी अपने सत्ता में होने का फायदा उठाती है, अपने जांच एजेंसियों का फायदा उठाती है और विरोधियों पर इस तरह से कार्रवाई की एक नई परंपरा शुरू हो रही है। दूसरी बात कि जो वहां पर बैठे हुए अधिकारी हैं जी, जो निष्ठावान अधिकारी हैं, वो भी सत्ताधीशों के इशारे पर काम कर रहे हैं। उसमें मामला सही है या गलत है, कितना सही है कितना गलत है, ये इस तरह की बातें जो धीरे धीरे राजनीति में घुस रही है और राजनीति में घुसते घुसते तो कार्रवाइयां हो रही है। इन कार्रवाइयों से राजनीति ज्यादा हो रही है। कोई भी कार्रवाई जांच एजेंसियां जो है निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती, दोषियों को सजा नहीं होती है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और हो हल्ले में ही बहुत बड़ी बात कही आपने। ये पूरे मामले दब रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही वास्तविक स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है, ये पता नहीं लग पाता। बिल्कुल देखिए, अब देखिए जिस तरह से राज्य सरकार में कोयला चोरी का मामला है, इस कोयला चोरी हो रहा है, फिर भी अब इस तरह से वीडियो, पुराना वीडियो डाला गया या नया वीडियो डाला गया, वीडियो में सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, अलग अलग जांच एजेंसियां जांच कर रही है, पूरे तथ्य सामने आ जाएंगे। उसी तरह केंद्र सरकार भी लगातार जो है विपक्षी पार्टियों पर कार्रवाई कर रही है, लगातार उनके खिलाफ चालान प्रस्तुत कर रही है। तो ये सत्ताधीशों के जो जिस तरह से दबाव की राजनीति, प्रशासन के उपयोग और दुरुपयोग की राजनीति और अपनी छवि चमकाने की राजनीति, मैं सही हूं आप गलत हैं, और जो भी सत्ताधीश जो सत्ता में आता है वो सत्ता में आने के बाद यही तरीके प्रवृत्ति से काम कर रहा है। ठीक है, तो एक नया ट्रेंड चल रहा है सरकार में, प्रशासन में, और जो जिस तरह के अधिकारी हैं वो अधिकारी भी मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। ठीक है, मामला सही है कि गलत है, ठीक है, जांच कैसे सामने आए। ठीक, जो सत्ताधीशों के इशारे हैं उन इशारों पे ही जांच हो रही है। तो सही मामला क्या है, गलत मामला क्या है, ये अधिकारी खुलकर जांच नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, ठीक है सर, नहीं पा रहे हैं, ठीक है सर, खुलकर मामले सामने नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, सुशांत जी आपके पास आता हूं, लेकिन एक डेटा देता हूं जो मैं आज ही कहीं सुन रहा था, और हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ हो, लेकिन यह कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार के आने के बाद केंद्र में 1700 से ज्यादा ईडी ने रेड की हैं, 1700 से ज्यादा, और इन 1700 से ज्यादा रेड में एक भी बीजेपी का नेता बड़ा नहीं है। इसके अलावा बड़ी बात यह नहीं है कि 1700 से ज्यादा रेड किए हैं सुशांत जी, बड़ी बात यह है कि इन 1700 से ज्यादा मामलों में से केवल 9 मामलों में सजा हुई है। अब आप सोचिए, 1700 से ज्यादा रेड और 9 मामलों में सजा, ये जो रेशो है ये क्या बताने के लिए काफी नहीं है कि ईडी की ज्यादातर क्या 99% रेड जो हो रही हैं उनको कन्विक्शन तक नहीं पहुंचा पा रही है वो। इसका कोई जवाब भी दे दीजिएगा सुशांत जी। अभिलाष जी, जी, किसी भी जांच एजेंसी की रेड पर किसी एक आरोपी के खिलाफ 100 रेड वो 1700 में आपके साथ शामिल हो सकती है, परंतु आपके विषय एक माध्यम में रखना चाहता हूँ जी कि जैसे नजर वैसे नजारे, लोकतंत्र में आपातकाल की व्यवस्था देते देते छत्तीसगढ़ को आर्थिक आपातकाल के दौर में ला जाने वाले लोग मैं बड़ी अच्छी सुना, और आपके प्रश्नों का जवाब एक लाइन में देना चाहता हूं कि अगर दोषी हैं तो रेड से डरते क्यों हैं, और अगर इनके खिलाफ सत्य हमारे खिलाफ है तो न्यायालय में जाने से डरते क्यों। ये जाए, हम चाहते हैं कि हमारे विरुद्ध भी आप न्यायालय में जाए, मेरी चुनौती स्वीकार करें, जाए ना, क्यों नहीं जाते हैं।
ये जितने भी केस छत्तीसगढ़ के नेताओं के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लेके गए, सब में पुष्प बम निकल गए। एक भी केस स्टैंड नहीं कर पा रहे डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ और अन्य नेताओं के खिलाफ। अब जब इनको कुछ नहीं मिल रहा है तो 2 साल पुराना वीडियो का एक आरोप लगाकर इन्होंने एक हमारे बड़े वरिष्ठ नेता ओपी चौधरी जी को जेल भेजने की तैयारी की। परंतु एक घटना आपको आज जानकारी देता हूं कि बिलासपुर एक शहर है जहां भाजपा के जिला कार्यालय प्रभारी राकेश चंद्राकर को आज पुलिस ने तड़के सुबह गिरफ्तार किया और एक अघोषित मामले में जिसमें न्यायालय के समक्ष सत्य भी प्रस्तुत नहीं कर पाई, जिसमें पुलिस को न्यायालय के समक्ष डांट खानी पड़ी और उनको शाम के 4 बजे जमानत पर रिहा कर दिया न्यायालय ने। ये बदलापुर की राजनीति की तरफ जो ले गए हैं छत्तीसगढ़ को भूपेश बघेल की सरकार। तो मैं बार बार एक कर्तव्य भी करता हूं कि आपका मंत्री आपके कलेक्टर के खिलाफ आरोप लगाता आर्थिक भ्रष्टाचार का, क्यों साहस नहीं करते भूपेश बघेल मंत्री को या कलेक्टर को हटाने की? उस कलेक्टर के संरक्षण में डीजल और कोयला चोरी की व्यापक व्यवस्था उसके लिए बनाई गई है। एक व्यक्ति सरकार का लाइजनिंग करता है जो कलेक्टर को चलाता है, नाम नहीं लेना चाहता आपके चैनल पर, जो आउट टैक्स की वसूली में संलिप्त है प्रदेश में। ठीक है सर, क्यों ठीक है, कार्रवाई सुनिश्चित नहीं करती इसके खिलाफ सरकार? ठीक है सुशांत जी, धनंजय जी के पास आता हूं। साथी धनंजय जी को कि जिस एससीसीएल कोल खदान की बात कर रहे हैं चोरी की, अगर वो बात गलत है तो आपके आईजी और आपके एसपी ने तत्कालीन थाना प्रभारी और सीएसपी को क्यों अविलंब हटाया वहां से? आगे बता दें आप मुझे। ये बड़ा अच्छा सवाल किया सुशांत जी। एक मिनट सुशांत जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है और यह सवाल मैंने अपने उस डिबेट में भी किया था जिस दिन ये कार्रवाई हुई थी और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने यह सवाल उठाया था। धनंजय ठाकुर जी, उस वक्त मुझे नहीं पता कि कांग्रेस की तरफ से कौन से मेरे साथी आए थे, मैंने उनसे यह पूछा था जब सरकार बोल रही थी कि हमारा वीडियो नहीं है, तो मेरा सीधा और बहुत ही नैसर्गिक सा और बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल यह था कि जब ये आपके यहां का वीडियो है ही नहीं तो आपने उन अधिकारियों को क्यों नाप दिया, उनको क्यों हटा दिया? तो इसका जवाब उस वक्त भी कांग्रेस के मेरे साथी नहीं दे पाए थे। अब आप बताइए कि 2 साल का पुराना वीडियो था, तो क्या आप सरकार अपनी गलती मानेगी कि बिना जांच के केवल आप विपक्ष के आरोप के चलते आपने ईमानदार अधिकारियों को हटा दिया, उन पर कार्रवाई कर दी अनुशासनात्मक? देखिए अभी अभिलाष जी, मैंने पहले स्पष्ट कहा कि एसएससीएल जिस ब्यौरा खदान की बात कर रहे हैं उसका नियंत्रण एसएससीएल के पास में है। एसएससीएल कौन है? एसएससीएल केंद्र सरकार की संस्था है। उसकी रक्षा कौन करता है, सुरक्षा कौन करता है? सीआरपीएफ के लोग लगे हुए हैं, बटालियन के लोग लगे हुए हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि एसएससीएल में कोयला चोरी हो रहा है तो एसएससीएल का जिम्मेदारी किसके पास? केंद्र सरकार के पास है ना। तो फिर धनंजय जी, आपने अपने लोगों को क्यों हटा दिया? कोयला चोरी हो रहा है। धनंजय जी, आपका पॉइंट ठीक है ना। सुशांत जी, एक मिनट, सुशांत जी आप प्लीज मत बोलिए। धनंजय जी सुन लीजिए, अपन बात उस वीडियो की कर रहे हैं ना। अगर वीडियो में तनिक भी सत्ता भारतीय जनता पार्टी मांगती है तो मैं तो ओपी चौधरी जी को धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के सरकार के संरक्षण में कोयला चोरी को उजागर करने का काम किया है। सवाल को टाल रहे हैं धनंजय जी। एसएससीएल किसका है ना, वो जो पुलिसकर्मी आपने हटाए थे, लाइन अटैच किए थे या ट्रांसफर किए थे, वो किसके अधीन आते हैं मुझे बताइए? और उन पर किस मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई? हटाने के बजाय वीडियो नहीं है। अच्छा, उसके और भी कारण है हटाने के, उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया, उसको हटा दिया गया। लेकिन सुन लेना भाई, चोर मचा चोर, सुन लेना ना। सुशांत जी सुनिए, सुशांत जी सुनिए प्लीज, सुशांत जी प्लीज सुनिए, सुशांत जी प्लीज सुनिए। सुशांत जी आप लगातार बोलते रहेंगे तो सुन नहीं पाएंगे ना। आप सवाल करते हैं, जवाब लेते नहीं। सुशांत जी आप जवाब भी तो लीजिए। बोलिए बोलिए। पॉइंट बता रहा हूँ ना, मैं तो पॉइंट वार बता रहा हूँ। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह ओपी चौधरी के साथ फर्जी बात नहीं करता। मैं तो कह रहा हूँ ना, एसएससीएल किसका है? एसएससीएल कर्मचारियों को उस मामले में संलिप्तता के कारण नहीं किया गया है। अरे चौकीदार चोर है, चोर सुनने पर बात ना। ठीक है, अंतिम सवाल राम अवतार तिवारी जी से लेता हूँ, फाइनल कंक्लूजन। ठीक है, राम अवतार तिवारी जी के पास आ रहा हूँ। तिवारी जी, मेरे पास बस 30 सेकंड है। मुझे ये बताइए कि पहले राज्य सरकार ने जब ये पूरा मामला सामने आया कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी और अब कह रहे हैं वो तो किसी और मामले में हुई थी। तो कुल मिलाकर के एक चीज तो साफ नजर आती है कि चाहे वो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो या फिर किसी एजेंसी की कार्रवाई हो, इनके पीछे पॉलिटिकल रीजंस दिख रहे हैं साफ तौर पर कि हाँ ये रीजंस हैं।
कारण हैं। हो सकता है उनके अंदर सब्सटेंशियल कुछ हो भी, उनके आधार भी हो उन कार्रवाई के, लेकिन उन्हें कब ट्रिगर करना है, कब स्लो डाउन करना है, कब रोक देना है, कब तेज कर देना है, इनके पीछे तो तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियां ही जिम्मेदार है। आप मानते हैं? देखिए, कोयला चोरी बहुत ही संगठित तरीके से वर्षों से चल रहा है। सरकार के, कोई भी सरकार रहे, सरकार के और बड़े लोगों के संरक्षण में बड़े पैमाने पर होता है। प्रतिदिन लाखों और करोड़ों रुपया की कोयला चोरी होती है। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। उसमें कार्रवाई जो होती नहीं है, जब नाराजगी है, किसी नाराजगी है, कोई आदमी जो इच्छा है उसकी पूर्ति नहीं कर रहा है, तभी ये कार्रवाई होती है। कार्रवाई होने के बड़े कारण होते हैं नाराजगी या इच्छा अनुसार काम नहीं होना। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कोयला चोर जो बड़े बड़े हैं अब मठाधीश बन चुके हैं। इतने बड़े बड़े कोयला चोर हो गए हैं अब कि पूरी तरह राजनीति प्रशासन को संचालित कर रहे हैं। ठीक है। और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में अब सरकार को भी वो गिरेबान छापने के लिए बहुत कठिन काम हो गया है। तो इस दिशा में सार्थक कदम उठना चाहिए और लिपापोती या दिखाने वाला कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो कुल मिलाकर के दिल्ली में चाहे राहुल गांधी के खिलाफ हो रही कार्रवाई हो या यहां ओपी चौधरी के खिलाफ हो रहा जो एफआईआर का एक्शन है वो हो, ये दिखाए भले ही जाते हैं कि न्याय के लिए हो रहे हैं, लेकिन न्याय की बात शायद थोड़ी पीछे रह जाती है। यहां कोशिश विरोधियों पर अपनी एजेंसियों को एज अ टूल इस्तेमाल करने की क्या हो रही है, ये बड़ा सवाल है। आप और हम उत्तर भी जानते हैं। बीजेपी कांग्रेस कहने में हिचकिचाती हैं, एक दूसरे पर बस आरोप लगाती हैं। जो केंद्र में बीजेपी कर रही है, क्या वही राज्य सरकार कांग्रेस की कर रही है, यह बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय ठाकुर जी, सुशांत शुक्ला जी, राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों को नमस्कार। अबूझमाड़ यानी जिसे कोई न बूझ पाया हो, जहां कल तक नहीं पड़ा था विकास का साया, वो इंतजार कर रही थी आंखें